कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कोरिया की एक फेमस और पुरानी पेंटिंग का आज ऑक्शन था। इस पेंटिंग को फ्रांस लेकर जाने वाले थे, लेकिन जैसे ही इस पेंटिंग की नीलामी शुरू होती उससे पहले ही टाइम एकदम से रुक जाता है। सारे लोग फ्रीज हो चुके थे। तभी ही वहाँ पर कहानी का मेन हीरो चुनवो आता है। वो उस पेंटिंग को चुरा कर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद वो चुटकी बजाता है एंड उसकी चुटकी बजाने पर टाइम फिर से चलने लगता है। न्यूज में बताया जा रहा था कि आज जिस पेंटिंग का ऑक्शन होने वाला था वो गायब हो गई है। चुनवो उस पेंटिंग को लेकर अपने लैंड ओनर के पास आता है तो वो अंकल उसे कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी बड़ी चोरियां कैसे कर लेते हो, वो भी बिना किसी सुराग को छोड़े हुए। चुनवो कहता है कि ये तो मेरा एक सीक्रेट है, वैसे भी ये पेंटिंग कोरिया की अमानत है तो उसे फ्रांस में नहीं लेकिन कोरिया में ही होना चाहिए। वो अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया है, मैं तुम्हें अब ज्यादा रेंट पर घर नहीं देने वाला, तो तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ। यह सुनकर चुनवो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अंकल कहते हैं कि वो टाइम आ गया है, हमें यहाँ पर ये लैंड ऑनर थोड़ा सस्पिशियस दिखाया जाता है। उसके बाद हम कहानी की फीमेल लीड सियोना को देखते हैं। वो सुबह सुबह जल्दी उठती है एंड अपनी डिलीवरी वाली जॉब करने के लिए चली जाती है। दोपहर में वो किसी कैफे में काम कर रही थी। उसके बाद रात होते ही वो किसी बार में काम करने के लिए जाती है। आज के दिन सियोना को उसकी मंथली सैलरी मिली थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसकी खुशी एक ही सेकंड में गायब हो जाती है क्योंकि उसके सामने एक बंदा खड़ा था एंड वो कह रहा था कि तुम मुझे मेरे पैसे कब लौटाने वाली हो। दरअसल में सियोना के डैड ने इस बंदे से कुछ पैसे उधार लिए थे, तो ये बंदा अभी के लिए इंटरेस्ट मांगने ही आया था। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है तो तुम अपनी ये बिल्डिंग मुझे दे दो। वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, बस तुम थोड़ा सा इंतजार करो। वो बंदा उसे कहता है कि तुमने सुना ना कि सरकार ने एक नई पॉलिसी बनाई है, अब नेक्स्ट मंथ से मैं तुमसे ज्यादा इंटरेस्ट के पैसे लूंगा। अगर तुम अगले महीने भी मेरे पैसे चुकाने में नाकामयाब रही तो ये बिल्डिंग मेरी हो जाएगी। ये सुनकर सियोना को उस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अगले दिन ही अपनी बिल्डिंग में रहने वाले सारे टेनेंट के पास से रेंट मांगने के लिए जाती है, लेकिन कोई भी उसे रेंट नहीं देता। एक बंदा उसे डराता है तो दूसरी लेडी उसे अपना दुखड़ा सुना देती है एंड तीसरा वो तो उसे देखकर ही भाग जाता है। आगे सियोना रियल एस्टेट के ऑफिस में जाती है एंड वहाँ जाकर कहती है कि मेरे बिल्डिंग का बेसमेंट खाली है तो मुझे इसके लिए कोई कस्टमर चाहिए। वो रियल एस्टेट वाली लड़की कहती है कि तुम्हारे बेसमेंट में भला कौन रहने आएगा, लेकिन तभी ही वहाँ पर चुनवो आता है एंड कहता है कि मुझे सनलाइट से प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कोई बेसमेंट ढूंढने के लिए आया हूँ। ये सुनकर सियोना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड कहती है कि मेरी बिल्डिंग का बेसमेंट खाली है, तुम चाहो तो तुम वहाँ पर रेंट पर रह सकते हो। वो चुनवो को लेकर अपनी बिल्डिंग में आती है एंड कहती है कि मेरा बेसमेंट अभी गंदा है, लेकिन थोड़ी साफ सफाई के बाद ये अच्छा हो जाएगा। फिर वो उसे पूछती है कि तुमने रहने के लिए बेसमेंट ही चूज क्यों किया, तो वो कहता है कि मेरा काम ऐसा है कि मैं उसे दिन दहाड़े नहीं कर सकता, मुझे सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर सियोना के मन में तो अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। वो सोचती है कि यह लड़का क्या कोई गैंगस्टर है या फिर कोई सीरियल किलर। वो बहुत ही बेकार एक्सप्रेशन दे रही थी तो चुनवो उसे कहता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि कुछ नहीं, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें 10,000 डिपॉजिट और रेंट के 1,000 पे करने होंगे। चुनवो उसकी तरफ ध्यान से देखता है तो वो कहती है कि ठीक है, तुम 900 मुझे दे सकते हो। ऐसे कम करते हुए लास्ट में वो 600 तक आती है एंड कहती है कि फाइनल हो गया, तुम्हें मुझे डिपॉजिट के 10,000 और रेंट के 600 देने पड़ेंगे। चुनवो ये सुनकर वहाँ से जाने लगता है तो सियोना उसे कहती है कि क्या मैं और भी ज्यादा डिपॉजिट कम कर दूं। चुनवो कहता है कि मैं बाकी घरों को भी देखूंगा एंड उसके बाद कुछ फैसला करूंगा। सियोना कहती है कि 5,000 डिपॉजिट और रेंट 500 कैसा रहेगा। इस पर चुनवो मान जाता है। दूसरी तरफ हम एक भाई बहन को देखते हैं। उस लड़की की बहन को पेट में दर्द हो रहा था एंड वो अपने भाई को कह रही थी कि मुझे पेट में बहुत ही दुख रहा है। वो लड़का देखता है कि उसके बाप को उन 2 बच्चों की कोई पड़ी नहीं है एंड उसका ध्यान सिर्फ दारू पीने में ही है, इसीलिए वो खुद फार्मेसी जाता है एंड पेट दर्द की दवा मांगता है, लेकिन उसके पास कोई पैसे नहीं थे, इसलिए उसे दवाई नहीं मिलती। अब वो बच्चा कुछ पैसे चुरा कर भाग रहा था, लेकिन कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं तो वो टाइम को पीछे कर देता है एंड ऐसा वो कहीं बार करता है। दूर से इस बच्चे को एक रीपर देख रहा था। जब वो बच्चा पैसे चुरा कर भाग रहा था
तो वो रीपर उसके सामने आकर कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, तुम यहीं पर ही रुक जाओ। वो बच्चा कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी बहन बीमार है। वो रीपर उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारी बुरी किस्मत है। उसके बाद वो रीपर उस बच्चे को गायब करके एक पोर्ट में कैद कर देता है। उसके बाद हम ऐसे बहुत सारे रीपर्स को देखते हैं। उनका टीम लीडर उन्हें कह रहा था कि इन अद्भुत शक्तियों के साथ बहुत सारे लोग जन्म ले चुके हैं, हमें उन लोगों को पकड़ना है एंड उनकी आत्मा को इस पॉट में कैद करना है ताकि आगे चलकर अर्थ पर कोई भी मुसीबत ना आए। कोई रीपर उसे पूछता है लेकिन उनके पास ऐसी शक्तियाँ आई कहाँ से, तो टीम लीडर उसे कहता है कि ये एक ग्लिच है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो गॉड 100% परफेक्ट नहीं है, उनसे भी गलतियाँ हो जाती है। अब गॉड ने ह्यूमन वर्ल्ड में जो मेस फैलाया है, हमें उसे साफ करने का काम करना है, क्योंकि टाइम का कंट्रोल सिर्फ गॉड के हाथों में ही होना चाहिए और किसी के भी नहीं। तभी ही वहाँ पर वो रीपर बच्चे की आत्मा को लेकर आ जाता है। उस रीपर का नाम म्योंगजुन है। म्योंगजुन अपने काम में काफी परफेक्ट था एंड वो किसी के भी रूल को फॉलो नहीं करता था, इसीलिए टीम लीडर हमेशा ही उसे चिढ़ता रहता था। यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में उस बच्ची को अभी भी पेट में दर्द हो रहा था, लेकिन उसके बाप को अपनी बेटी की कोई भी परवाह नहीं थी। जब वो और भी ज्यादा अल्कोहल खरीदने के लिए बाहर जा रहा था तो म्योंगजुन आकर उसका गला पकड़ लेता है एंड कहता है कि मेरी नजरें तुम पर है, अगर तुमने अपनी बेटी का ध्यान अच्छी तरीके से नहीं रखा तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यहाँ सियोना के पास वो बंदा फिर से कर्जा मांगने के लिए आता है। सियोना कहती है कि तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, तो वो बंदा कहता है कि ठीक है, लेकिन 10 मिनट के बाद वो फिर से आ जाता है एंड कहता है कि मेरे पैसे दो वरना ये बिल्डिंग तुम मेरे नाम पर कर दो। वो बंदा सियोना के पास से बिल्डिंग की मांग बार बार इसलिए कर रहा था क्योंकि जल्दी ही ये एरिया डेवलप होने वाला है, जिसके कारण जमीन की भी प्राइस बढ़ जाएगी। अब सियोना के पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए उस बंदे को बिना पैसे लिए जाना पड़ता है। फिर सियोना एक पुरानी बात को सोचती है, जहाँ पर वो अपने डैड से कह रही थी कि आप इस बिल्डिंग को बेचकर उन सभी को पैसे क्यों नहीं दे देते, लेकिन उसके डैड इस बिल्डिंग को नहीं बेचना चाहते थे। वो ये सारी बातें सोचकर काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसी इंसिडेंट के बाद उसके डैड की मौत हो जाती है। जुन वो उसी तरफ आ रहा था एंड वो सियोना को रोते हुए देख लेता है, लेकिन वो उसे बिना बात किए हुए ही अपने घर चला जाता है। अगले दिन सियोना अपनी दूसरी डिलीवरी जॉब करने के लिए जाती है। यहाँ पर उसे काफी पैसे मिल रहे थे, लेकिन उसे बारिश में डिलीवरी करनी थी। अब ये लोग सियोना के पास से इतनी ज्यादा फूड डिलीवरी करवाते हैं कि वो एक टाइम पर तो गाड़ी चलाते चलाते ही झपकी ले लेती है एंड उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। सामने से तेजी से एक ट्रक आ रहा था जो कि सियोना को टक्कर देने वाला था, लेकिन तभी ही जुनवू चुटकी बजा देता है, जिसके कारण टाइम स्टॉप हो जाता है। जुनवू जब सियोना के पास जाता है तो वो ये देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि सियोना हिलडुल रही थी। वो उसे पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। यहाँ पर जुनवू वो सोच रहा था कि मेरी शक्तियों का इस पर कोई असर क्यों नहीं हो रहा। जुनवू डर जाता है। सियोना उसे पूछती है कि बताओ तुमने ये कैसे किया, अभी अभी तुमने टाइम को स्टॉप किया था, क्या तुम कोई मैजिक कर रहे हो। अब यहाँ जुनवू 2-3 बार चुटकी बजाकर देखता है, लेकिन सियोना के ऊपर तो इसकी पावर का कोई असर ही नहीं हो रहा था। रात में सियोना घर वापस आ जाती है एंड वो उसी इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी। यहाँ जुनवू भी सोच रहा था कि उस लड़की के ऊपर मेरी पावर काम क्यों नहीं कर रही। अगले दिन सियोना को बहुत सारे बिल भरने को मिलते हैं, लेकिन उसके पास तो कोई पैसा ही नहीं था, इसीलिए वो सबके पास से रेंट मांगने के लिए जाती है, लेकिन हमेशा की तरह उसे रेंट नहीं मिलता। एक लड़का जो कि सियोना को देखकर हमेशा की तरह भाग जाता है, वो लड़का इस बार भी ऐसा ही करता है। फिर सियोना अपने जॉब पर चली जाती है। वो वहाँ सो रही थी तो उसकी बॉस कहती है कि आज कोई कस्टमर नहीं है तो तुम जल्दी घर जा सकती हो। सियोना अपना बैग लेकर वहाँ से जा रही थी, लेकिन तभी ही टाइम फिर से रुक जाता है। कुछ लोग स्मगलिंग वगैरह की बात कर रहे थे तो जुनवू पुलिस वालों को लेकर वहाँ पर आ जाता है एंड उन लोगों को पकड़वा लेता है। सियोना फिर से सो गई थी तो उसकी बॉस कहती है कि तुम फिर से सो गई, यहाँ नहीं अपने घर जाकर सो। जब सियोना घर वापस आ रही थी तो उसका स्कूटर बिगड़ गया था। तभी ही वहाँ पर इंसियोप आता है। ये वही भागने वाला लड़का है। इंसियोप उसके स्कूटर को ठीक करने की ट्राई करता है, लेकिन उसका स्कूटर तो बंद ही पड़ जाता है। तो वो कहता है कि ये मैंने नहीं किया। सियोना और इंसियोप दोनों ही हाई स्कूल टाइम से फ्रेंड रह चुके हैं।
एंड इंसियो भी इस कहानी का सेकंड मेन लीड है। सियोना उसे पूछती है कि क्या तुमने टाइम स्टॉप करने वाले मैजिक के बारे में सुना है। वो कहता है कि ये तो काफ़ी इजी है। वो अब्राकाडाब्रा छू करके कहता है कि देखो कुछ हुआ नहीं ना, तो ऐसा मैजिक दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। सियोना देखती है कि चुनवू अपने घर की तरफ जा रहा है, तो वो इंसियोप को छोड़कर चुनवू के पीछे भागती है। इंसियोप कहता है कि इस लड़के में ऐसी भी क्या खास बात है कि ये लड़की उसे भागते हुए मिलने के लिए गई। सियोना आकर चुनवू से कहती है कि तुमने फिर से टाइम को स्टॉप किया, तो ये मैजिक नहीं है, तुम्हारे अंदर सच में सुपर पावर है। चुनवू काफी कोल्डली उसे कहता है कि हे, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो पहले तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। ये सुनकर वो उसे थैंक यू कह देती है। चुनवू कहता है कि मेरी इस एबिलिटी के बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। वो हाँ में सिर हिलाती है, तो वो कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक लड़का कागज की असली नोटें बना रहा था एंड पैसे छाप रहा था। तभी ही वहाँ पर म्योंगजुन आकर उस बंदे को पकड़ लेता है एंड उसे गायब कर देता है। दूर से ये सारा नजारा टीम लीडर देखकर जेलस फील कर रहा था, क्योंकि उसे म्योंगजुन काफी कूल लग रहा होता है। उसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं, उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, लेकिन वो बंदा जैसे ही वॉशरूम में जाता है तो वो एक लड़की में बदल जाता है, मतलब कि उसके पास शेप बदलने की पावर है। इस लड़के के बारे में रीपर्स बातें कर रहे थे। वो कहते हैं कि ये लड़का है या फिर लड़की है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। उसका नाम, उसकी एज, वो भी सब कुछ अननोन है। वो लोग ये मीटिंग पूरी करके उस बंदे को पकड़ने के लिए चाहते हैं, लेकिन वो बंदा बहुत ही ज्यादा चालाक था। रीपर्स को देखकर वो फिर से अपना रूप चेंज कर देता है एंड ऐसा वो 2-3 बार करता है, तो रीपर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक रीपर तो असली इंसान को पकड़ने वाली थी, लेकिन अच्छा है कि वो रुक जाती है। अगले सीन में टीम लीडर सभी लोगों को डांट रहा था कि तुम लोग ठीक से काम नहीं कर सकते, तुम्हें लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। सियोना बिल्डिंग के नीचे बैठी थी। वो देखती है कि चुनवू कहीं जा रहा है, तो वो सोचती है कि ये पक्का चोरी करने ही जा रहा होगा। वो उसके पीछे जाती है। एक्चुअली में वो थोड़ी क्यूरियस थी कि ये किस टाइप का काम करता है। यहाँ पर कुछ लोग कीमती बुद्ध मूर्ति को चुराने की बात कर रहे थे, तभी ही वहाँ पर सियोना आ जाती है। वो देखती है कि यहाँ पर चुनवू तो कहीं नजर नहीं आ रहा, तो वो जाने का करती है, लेकिन अब ये गुंडे उसे थोड़ी ना जाने देते। उन गुंडों में से एक पुलिस वाला भी था। वो उसके ऊपर गन पॉइंट करके कहता है कि कौन हो तुम। सियोना बहुत ही ज्यादा डर जाती है एंड उसे ऐसा लग रहा था कि ये बंदा तो मुझे मार ही डालेगा, तो वो जोर से चिल्लाती है कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं आसपास हो। उस पुलिस वाले को ये सुनकर गुस्सा आता है एंड वो गोली चला देता है, लेकिन तभी ही अचानक से टाइम रुक जाता है। चुनवू वहाँ आता है। पहले तो वो उस बुद्धा मूर्ति को लेता है एंड उसके बाद सियोना को बचा लेता है। वापस आते टाइम सियोना उस पर चिल्ला रही थी कि मेरी वहाँ जान निकलने वाली थी, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी मूर्ति की पड़ी थी। चुनवू उसे कहता है कि क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे फॉलो करो, वो तुम थी जो कि मेरे पीछे आई। वो पुलिस वाला स्टेशन में बैठे बैठे सोच रहा था कि वो लड़की गायब हो गई एंड उसने बुद्धा मूर्ति को भी चुरा लिया, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी ही वहाँ 2 पुलिस वाले आकर टीवी चालू कर देते हैं। न्यूज में उसी वीडियो को चलाया जा रहा था जहाँ पर ये पुलिस वाला स्मगलिंग कर रहा था एंड ये वीडियो लेने वाला और कोई नहीं लेकिन चुनवू था। इस पुलिस वाले का फंडा तो अब सबके सामने फूट गया था। यहाँ चुनवू उस बुद्धा मूर्ति को लेकर अपने पुराने लैंड ओनर के पास आता है। ये दोनों लोग कीमती और एंटिक चीजों को उसकी सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। चुनवू से कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, क्या मैं आपके घर पर फिर से रहने के लिए आ सकता हूँ। तो वो अंकल कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। जब चुनवू घर वापस आता है तो सियोना उसे माफी मांगती है, क्योंकि उसने भी उस न्यूज को देख लिया था। चुनवू उसे कहता है कि मैं ये बात नहीं समझ रहा कि तुम मेरे टाइम में कैसे आ जा सकती हो और ये कब तक होने वाला है, तो मेरे ख्याल से हमें इसके लिए कुछ रूल्स बनाने होंगे। सियोना उसे पूछती है कि तुम किस टाइप के रूल के बारे में बातें कर रहे हो। तो वो कहता है कि पहला रूल, हम दोनों ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, एंड दूसरा रूल, टाइम स्टॉप के बारे में तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी, ये हम दोनों का सीक्रेट रहेगा। सियोना उसे कहती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मुझ पर एक फेवर करोगे कि तुम मेरे लिए एक बार टाइम को स्टॉप कर सकते हो। चुनवू कहता है कि मैं सोचूंगा। सियोना कहती है कि मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही कहने वाले हो। दूसरी तरफ हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक लड़का जेल में था एंड उसे मिलने के लिए उसकी माँ आती है।
वो कहती है कि ये लोग 10 मिलियन वॉन मांग रहे हैं, अगर मैं उन्हें पैसे दे दूं तो वो लोग तुम्हें रिहा कर देंगे, लेकिन मैं उन्हें पैसे नहीं देने वाली। वो लड़का थोड़ा साइको था। वो अपनी माँ पर चिल्लाते हुए कहता है कि तो तुम पैसे नहीं देने वाली, तो तुम ये चाहती हो कि मैं पूरी जिंदगी जेल में सड़ता रहूं। वो लड़का इस बात का बखेड़ा खड़ा कर रहा था तो कुछ पुलिस वाले आकर उसे शांत कराते हैं। अगले सीन में किसी कंपनी में मीटिंग चल रही थी कि सियोना जिस जगह पर रहती है वहाँ पर इनको एक छोटा सा टाउन बनाना है, लेकिन ये लोग इस प्रोजेक्ट को अंजाम दे उससे पहले उनको वो सारा इलाका खाली करवाना पड़ेगा। कंपनी की डायरेक्टर ये सारा काम उसी बंदे को देती है जो कि हमेशा ही सियोना के पास से पैसे मांगने के लिए आता है। अब वो बंदा फिर से सियोना को परेशान करने के लिए चाहता है। सियोना तो जितना भी कमाती थी वो सारा पैसा इस बंदे को ही दे देती थी। उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, तो वो बंदा इस बात के लिए उसे काफी जलील करता है। इस बंदे का नाम कांग है। सियोना रात भर चक्कर स्टफ टॉय बना रही थी। उसका साथ देने के लिए उसके पास इंसियोपी आता है, लेकिन वो जब थक जाता है तो वो भी वहाँ से चला जाता है। सियोना अभी भी अकेले अपना काम कर रही थी। यहाँ पर जुनवू वो तो मजे से सो रहा था, लेकिन तभी ही उसे नाइटमेयर में एक लड़की दिखाई देती है एंड वो लड़की सियोना जैसी थी, लेकिन जुनवू को उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई देता। वो जल्दी से इस बुरे सपने से उठ जाता है एंड सोचता है कि ये लड़की कौन है जो कि बार बार मेरे सपने में आए जा रही है। उसके बाद वो जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि सियोना तो काम करते करते ही सो गई है। फिर हम उसी शेप बदलने वाले पर्सन को देखते हैं जो कि एक सेक्सी लड़की बनकर किसी हवसखोर को ठगने के लिए गया था। जब वो बंदा उसके पैसे लेकर भागता है तो वो हवसखोर उसके पीछे आता है, लेकिन ये तो एकदम से ही अपना हुलिया चेंज कर लेता है। फिर हम उसी औरत के बेटे को देखते हैं जो कि जेल से छूट गया था। उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आती है तो वो उस खाने को फेंक कर कहता है कि अगर तुम्हें कुछ देना ही था तो पैसे दे देती, ऐसी बेकार सी चीज तुम्हें देने की क्या जरूरत है। कांग फिर से सियोना के पास से पैसे मांगने के लिए आता है। सियोना के पास जितने पैसे थे वो उसे दे देती है, तो वो कहता है कि ये पैसे कम है, अब चलो तुम मेरी कार वॉश करो, कार वॉश करने के मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। इस बात पर सियोना उसकी कार धोने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी ही कुछ किडनैपर आकर सियोना को किडनैप कर लेते हैं। सियोना को एक बात का अंदाजा तो हो ही गया था कि ये किडनैपिंग उसकी किसने करवाई होगी। जब कार रुकती है तो सियोना मौका देखकर वहां से भाग जाती है। किडनैपर कांग को कॉल करके कहता है कि वो लड़की तो भाग गई। कांग कहता है कि उसे जाने दो, अब उसे मेरी ताकत का अंदाजा हो गया होगा। सियोना जब वापस आती है तो वो कांग पर चिल्लाने वाली थी कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही कांग उसे एक चाटा मार देता है एंड कहता है कि मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम मेरी कार वॉश करो, तो फिर तुम कहाँ चली गई थी। वो उसे बहुत सारी बातें सुनाता है एंड जलील करके वहाँ से चला जाता है। सियोना को उस कांग पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ में उसे काफी बुरा भी लग रहा था। वो रो रही थी, तभी ही उसे ऐसे रोते हुए जुनवू देख लेता है और कंसोल करने की जगह पर वो हर बार की तरह उसे इग्नोर करता हुआ चला जाता है। सियोना रात भर इसके बारे में सोचती है एंड उसे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर वो खड़ी होती है एंड कांग के दरवाजे को खटखटाती है। कांग जब दरवाजा खुलता है तो सियोना उसके मुंह पर पैसे फेंक कर मारती है एंड कहती है कि ये चीज तुम्हें बहुत प्यारी है ना। अब यहाँ कांग की तो अच्छी खासी बेइज्जती हो गई थी। वो इस बात का बदला लेने के लिए फिर से उन्हीं किडनैपर्स को कॉल करता है। अगले दिन सियोना जब बाहर निकलती है तो वो सारे किडनैपर फिर से उसे किडनैप करने के लिए आते हैं। सियोना उनसे डरकर भाग रही थी, तभी ही जुनवू टाइम को स्टॉप कर देता है। सियोना काफी डरी हुई थी तो वो जुनवू के कंधे पर सिर रख के रोने लगती है एंड इस बार जुनवू उसे मना भी नहीं करता। अगले सीन में वो दोनों सियोना के रूफटॉप पर बैठे थे। जुनवू उसे पूछता है कि तुम इस बिल्डिंग की ओनर हो, फिर भी तुम इतना स्ट्रगल क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि ये बिल्डिंग मेरे डैड की आखिरी इच्छा थी। फिर एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सियोना के डैड ने उसके अंकल और कांग दोनों से पैसे उधार लिए थे एंड इस कर्जे को चुकता करने के लिए वो हर एक पार्ट टाइम जॉब्स करते थे जो कि आज सियोना करती है। एंड ऐसे ही डिलीवरीज करते हुए उसकी एक्सीडेंट से मौत हो जाती है। उसके फ्यूनरल में सियोना के अंकल और कांग आते हैं। वो लोग शौक ना मनाते हुए सियोना से ये कहते हैं कि तुम उस बिल्डिंग को बेचकर हमें जल्दी से पैसे दे दो। उसके अंकल तो ये भी कहते हैं कि वो सियोना की जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन सियोना वो जानती थी
कि उसके अंकल बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। इसीलिए वो उन्हें कहती है कि मैं 19 साल की हूँ, इसलिए मैं अकेले रह सकती हूँ, एंड जहाँ तक पैसे चुकाने की बात है तो वो मैं कमा कर आप लोगों को दे दूंगी, लेकिन ये बिल्डिंग वो तुम्हें हरगिज नहीं बेचने वाली। वो ये सारी बातें जुनवू को कह रही थी। साथ ही साथ में वो ये कहती है कि उसका हाई स्कूल पूरा नहीं हुआ, वो कॉलेज भी नहीं जा सकी क्योंकि वो पिछले 7 सालों से पार्ट टाइम जॉब्स कर रही थी। जुनवू उसकी बातें सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, तो बात बदलने के लिए सियोना कहती है कि वैसे तुमने उन नमूनों का क्या किया। ये सुनकर जुनवू हंसने लगता है। उसके बाद हम इन नमूनों को देखते हैं। ये नमूने किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े थे एंड वहाँ पर कांग भी था। रात में जुनवू को नींद नहीं आ रही थी, तो वो सियोना के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम्हें और कितने पैसे देने बाकी है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले दिन सियोना कांग के पास जाकर उसका सारा कर्जा एक ही बार में चुका देती है। कांग ये देखकर शॉक हो जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से। इस पर सियोना कहती है कि अचानक से ही मेरी लॉटरी लग गई, अब मुझे तुम्हारा ये बेकार सा चेहरा देखना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें 3 घंटे देती हूँ, इन 3 घंटों के अंदर जल्दी से मेरा घर खाली कर दो। दरअसल में कांग सियोना की ही बिल्डिंग में रहता था। सियोना उसे कहती है कि जल्दी से बाहर निकल कमीने। वो ये बात इतनी ज्यादा जोर से चलाकर कहती है कि नीचे खड़ा इंस्योप भी डर जाता है। अगले सीन में कांग बहुत ही ज्यादा खुश होकर अपने सारे पैसे लॉकर में रख देता है, लेकिन जब वो उसे दोबारा चेक करने के लिए चाहता है तो सारे पैसे गायब थे। और हमें तो पता ही है कि ये सारा काम जुनवू का है। सियोना अपनी बिल्डिंग को देखते हुए अपने डैड को याद कर रही थी। तभी ही उसके पास इंस्योप आता है। वो कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हारे हाथों से ये बिल्डिंग चली गई? तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, तो मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। सियोना जिस बार में काम कर रही थी वो इंस्योप को भी वहाँ लाती है। इंस्योप उसे कहता है कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? सियोना उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मेरी लॉटरी लग गई। तो वो कहता है कि तुम्हारी इस बात पर मैं यकीन कर लेता हूँ। उस बार की ऑनर सियोना और इंस्योप दोनों को पहले से ही जानती थी। वो इंस्योप को देखकर कहती है कि पहले तो तुम सियोना को लाइक करते थे ना? तो वो कहता है कि बकवास करना बंद करो। सियोना कहती है कि हाँ, मुझे भी याद आ गया कि ये पहले मुझे पसंद करता था। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हाई स्कूल के टाइम पर इंस्योप सियोना को लाइक करता था। एक दिन उसने हिम्मत करके उसे लव लेटर लिखा, लेकिन सियोना ने उस लेटर को सबके सामने पढ़ा। इससे इंस्योप को काफी गुस्सा आया कि सियोना ने कैसे उसकी फीलिंग्स का सबके सामने मजाक बनाया। सियोना भी समझ गई थी कि इंस्योप को बुरा लगा है, इसीलिए वो तुरंत उसे माफी मांगने के लिए चाहती है, लेकिन इंस्योप उसे माफ नहीं करता। लेकिन सियोना के डैड के गुजर जाने के बाद सियोना अकेली थी, इसलिए इंस्योप फिर से उसका दोस्त बन गया। प्रेजेंट में सियोना कहती है कि उस दिन से तुम कभी भी मेरी बिल्डिंग से गए नहीं, हमेशा मेरे साथ रहे, तो क्या अब हमें डेट पर जाना चाहिए? वो कहता है कि नहीं। सियोना उसे कहती है कि तुम्हें क्या एम्बैरेसिंग फील हो रहा है? तभी ही वहाँ से जुनवू गुजरता है, तो सियोना इंस्योप को छोड़कर जुनवू के पीछे पीछे चली जाती है। जुनवू उसे कहता है कि तुम इस तरह से बड़बड़ करते हुए मेरे घर में भी घुस गई हो। तो वो कहती है कि माफ करना, मैं अभी बाहर जाती हूँ। सियोना की इस हरकत पर जुनवू थोड़ी स्माइल कर देता है। फिर हम उसी साइको लड़के को देखते हैं जो कि अभी अभी जेल से रिहा हुआ था। वो किसी क्लब में था एंड उसने कब से बिल पे नहीं किया था। वेटर आकर जब बिल के पैसे उसे मांगता है तो वो अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन उसकी माँ उसका कॉल पिक ही नहीं करती। अब ये साइको लड़का इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो किसी को जान से ही मार डालता है। क्लब के कुछ लोग उसके पीछे भागते हैं, तो ये अपना हुलिया चेंज कर लेता है। इसका मतलब ये है कि शेप बदलने वाला पर्सन और कोई नहीं, लेकिन यही साइको लड़का है। जब वो वहाँ से भाग रहा था तो फीमेल रीपर आकर उसे पकड़ लेती है। जुनवू को सपने में फिर से सियोना दिखाई देती है, तो वो उठकर कहता है कि मुझे हर बार एक ही सपना क्यों आता है। वो इस बात से तंग आकर अपना काम करने लगता है। वो अपने पुराने लैंड ओनर से पूछता है कि क्या आपने कभी सपने देखे हैं? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तो अपने आप को बिल्डिंग का ऑनर समझता हूँ। मेरे पास 20 नहीं 30 फ्लोर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है। लैंड ओनर की बातों से हमें पता लगता है कि ये अंकल कुछ न कुछ तो जानते ही है। उसने खुद को बिल्डिंग ओनर होने का जिक्र किया। इसका मतलब ये है कि वो जुनवू को सियोना के लिए कोई क्लू देना चाहते हैं। अगले सीन में जुनवू जब अपने घर की तरफ जा रहा था
तो वो एंटिक शॉप में एक ब्रेसलेट को देखता है एंड उसे देखकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। उसे फिर से उस लड़की मेरा मतलब सियोना के विजन आते हैं। वो सोचता है कि इस ब्रेसलेट की मदद से मैं अपने सपने को क्लियरली देख पाऊंगा, इसलिए वो इस ब्रेसलेट को खरीदने की बात करता है। लेकिन वो शॉप ऑनर उसे कहता है कि ये ब्रेसलेट बेचने के लिए नहीं है। जुनवो ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर म्योंगजुन आता है। म्योंगजुन जब उस ब्रेसलेट को देखता है तो उसे भी विजन आते हैं कि कोई छोटा बच्चा उसे फादर फादर कह के बुला रहा है। वो भी जुनवो की तरह उस ब्रेसलेट को खरीदने की बात करता है। तो शॉप ऑनर उसे कहता है कि ये ब्रेसलेट मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन इसके ही जैसे और भी ब्रेसलेट मेरे पास है। तभी ही टाइम स्टॉप होता है। जुनवो शॉप के अंदर आकर उस ब्रेसलेट को चुरा लेता है। म्योंगजुन तो एक ग्रीम रिपर था, इसलिए टाइम स्टॉप होने का उस पर कोई भी असर नहीं होता एंड वो ये सारा नजारा अपनी आंखों से देखता है। जुनवो उस ब्रेसलेट को लेकर अपने पुराने लैंड ओनर के पास जाता है। तो वो उसे कहते हैं कि ये कोई साधारण ब्रेसलेट है, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। तो जुनवो उसे कहता है कि प्लीज आप पता लगाइए कि ये ब्रेसलेट आया कहाँ से है। वो उसे कहते हैं कि तुम इस चीज के पीछे क्यों पड़े हो, मैंने कहा ना कि ये बस एक मामूली सी चीज है। ये सुनकर जुनवो वहाँ से चला जाता है। म्योंगजुन जुनवो का पीछा कर रहा था और वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक आ जाता है। जुनवो सियोना से कहता है कि माफ करना, मैंने तुम्हें बिना इन्फॉर्म किए हुए टाइम को स्टॉप किया। सियोना उसे कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तो इस मौके का अच्छा खासा फायदा उठाया एंड बहुत सारा काम किया, तो बदले में देखो मुझे बोनस मिल गया। वो काफी क्यूट हरकतें कर रही थी तो जुनवो स्माइल कर देता है। सियोना कहती है कि तुमने अभी अभी स्माइल की, तो वो कहता है कि नहीं। तो तभी ही वहाँ पर इंसियोप आता है। सियोना उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो इंसियोप को तो अपना फ्रेंड ही कहती है, लेकिन जुनवो को वो बेसमेंट कह के बुलाती है। दरअसल में सियोना जुनवो को कभी भी उसके नाम से नहीं बुलाती थी, तो आज भी उसके मुंह से बेसमेंट ही निकल जाता है। अगले दिन गांग आकर सियोना से कहता है कि तुमने जो पैसे मुझे दिए थे वो तो सारे गायब हो गए, अब मुझे मेरे पैसे चाहिए। सियोना उसे कहती है कि ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। गांग कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, वरना मैं इस जगह से उठूंगा ही नहीं। सियोना उसे कहती है कि यहाँ से अभी के अभी निकलो, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। गांग कहता है कि जिसे बुलाना है बुला लो, मैं यहाँ से नहीं उठने वाला। वो तो यहाँ पर चौकड़ी मार के लेट गया था। तभी ही वहाँ पर सियोना की बिल्डिंग में रहने वाले एक अंकल आते हैं। वो कहते हैं कि सुबह सुबह तुमने चिल्लाकर मेरी नींद खराब कर दी। कांग कहता है कि मैं तो यहाँ से पैसे लेकर ही जाने वाला हूँ, अगर तुम्हें पुलिस को बुलाना है तो पुलिस को बुलाओ, या फिर तुम्हें मुझे मारना है तो मार भी सकते हो। अब यहाँ मारने वाली बात तो कांग पर भारी पड़ जाती है। वो अंकल बड़ा सा चाकू लेकर वहाँ आते हैं, तो ये देखकर कांग डर जाता है एंड वहाँ से पतली गली से भाग जाता है। अगले सीन में सियोना उस अंकल को थैंक यू कहने के लिए जा रही थी, लेकिन वो उसके कमरे को देखकर शॉक, क्योंकि उस अंकल का कमरा पूरा खिलौनों से भरा हुआ था। सियोना को पहले तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन बाद में वो इस बात को ज्यादा माइंड नहीं करती। आगे उसे मिलने के लिए जुनवो बुलाता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारा इसी तरह का चलता रहा तो मेरा टाइम स्टॉप वाला भांडा तो सबके सामने फूट जाएगा, तुम ना थोड़ी केयरफुल रहो। सियोना उसे कहती है कि मैं समझ गई। आगे इंसियोप के साथ वो जा रही थी, तो इंसियोप उसे पूछता है कि क्या तुम उस लड़के को पसंद करती हो। वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वो बेसमेंट तो काफी कोल्ड हार्टेड है, अगर मेरी उससे शादी हुई तो मेरे डैड हेवन से ही मेरी चिंता करने लगेंगे। ये सुनकर इंसियोप खुश हो जाता है, लेकिन तभी ही सियोना कहती है कि वो कोल्ड हार्टेड है, लेकिन वो काफी ज्यादा हैंडसम है। इंसियोप कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम उसे पसंद करती हो। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है। अगले सीन में सियोना की मदद करने वाले वो अंकल कहीं जा रहे थे। कांग किसी बंदे से बात कर रहा था, तो वो बंदा उस अंकल को देखकर कहता है कि अरे तुम तो वही गैंगस्टर वन हो ना। कांग कहता है कि क्या कहा गैंगस्टर। वो अंकल कहते हैं कि माफ करना, शायद तुमने किसी गलत इंसान को पहचान लिया है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। कांग कहता है कि अभी अभी तुमने इसे गैंगस्टर कहा, तो ये सारा क्या माजरा है। तो वो बंदा कहता है कि ये वन हो ही था, इसकी ही वजह से एक टाइम पर हमारी गैंग कोरिया की नंबर 1 गैंग हुआ करती
होती थी। वो एक ही पंच में 3 दांत को तोड़ देता था। जब भी ये आता था तो सबको पता लग जाता था कि वन हो आया है, लेकिन इसी की ही वजह से हमारा गैंग बिखर गया। इसने हमारी खुफिया इंफॉर्मेशन पुलिस को दी, जिस वजह से हमारे काफी गैंगस्टर को पुलिस ने पकड़ लिया। हमारे गैंग लीडर वन हो को कब से ढूंढ रहे थे ताकि वो अपने हाथों से उसे मार सके। कांग को ये अच्छा मौका लगता है क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर वन हो उसके रास्ते से चला गया तो वो फिर से सियोना को तंग कर पाएगा। इसीलिए वो गैंग लीडर के पास जाकर वन हो का एड्रेस दे देता है। अगले सीन में कुछ गैंगस्टर वन हो के घर पर उसे पकड़ने के लिए आए थे, लेकिन किसकी ऐसी मचाल कि वो लोग वन हो को टच कर सके। सभी लोग उसे डर रहे थे। सियोना ने गैंगस्टर वाली बातें दूर से ही सुन ली थी। जब वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं तो वन हो खुद सियोना को अपनी स्टोरी बताता है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वन हो अपने कुछ लोगों को लेकर पैसे वसूली करने के लिए जाता है। वो बंदा उसे कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, लेकिन वन हो उसकी बात नहीं सुनता एंड उसके ऑफिस को तोड़ने लगता है। और यहाँ पर उसे कुछ छुपाए हुए पैसे मिलते हैं तो वन हो उन पैसों को लेकर जाने लगता है। वो बंदा उसे कहता है कि इन पैसों को छोड़ दो, ये पैसे मेरी बेटी के हॉस्पिटल बिल के लिए है। वो बंदा वन हो को काफी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वन हो उसकी एक बात को भी नहीं सुनता एंड वहाँ से वो पैसे लेकर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद उसे खबर मिलती है कि उस बंदे ने सुसाइड कर लिया है। वन हो जब उसे देखने के लिए जाता है तो उसे पता लगता है कि ये बंदा सच कह रहा था। सच में उसकी बेटी हॉस्पिटलाइज है। उस बच्ची की हालत इतनी ज्यादा क्रिटिकल थी कि अगर टाइम पर ऑपरेशन नहीं किया तो वो मर सकती है। वन हो को अपने किए पर पछतावा हो रहा था तो वो उस बच्ची के ऑपरेशन के सारे पैसे भर देता है। थोड़ी देर के बाद वो बच्ची आकर उसे कहती है कि गैंगस्टर अंकल, आप ही ने ही पैसे भरे हैं ना, आपकी वजह से मैं थोड़े और दिन जी पाऊंगी। टाइम ऐसे ही बीत जाता है। वन हो हमेशा ही उस छोटी बच्ची को देखने के लिए हॉस्पिटल आता रहता था। उस बच्ची के लिए वन हो तो अब दूसरा फादर बन गया था, लेकिन बदकिस्मती से वो बच्ची उस बीमारी से बच नहीं पाती एंड उसकी मौत हो जाती है। जाने से पहले उस छोटी बच्ची ने वन हो के लिए एक लेटर छोड़ा था। उसने उसमें लिखा था कि मैं जानती हूँ कि आप मेरे डैड के फ्रेंड नहीं हो, लेकिन आप एक गैंगस्टर हो। मेरे डैड आपकी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से मरे हैं, तो आपको ज्यादा गिल्ट में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छे इंसान हो तो आप अपनी जिंदगी को भी अच्छी तरीके से ही जीना। उसका लेटर पढ़कर वन हो काफी टूट जाता है और ये फ्लैशबैक भी यहीं पर ही खत्म होता है। वन हो सियोना को ये सारी बातें बता रहा था तो सियोना उसे कहती है कि अच्छा, तो इसीलिए इतने सारे खिलौने आपके कमरे में थे। वन हो कहता है कि उस टाइम पर मैं भाग गया था तो गैंग लीडर को ऐसा लगता है कि मैंने ही खबर को लीक किया होगा। सियोना कहती है कि ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी है, आपको जल्दी से इसे क्लियर करना चाहिए। वन हो ये सुनकर गैंग लीडर के पास जाता है। गैंग लीडर उसे देखकर उसे मारने लगता है। वन हो चुपचाप मार खा रहा था। गैंग लीडर उसे काफी बार पूछता है कि क्या तुमने खबर को लीक किया था, लेकिन वन हो तो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो गैंग लीडर तंग आकर उसे जान से मारने का ऑर्डर देता है। तभी ही टाइम स्टॉप हो जाता है। अगले सीन में वन हो उसी बच्ची के ग्रेव पर था एंड यहाँ गैंग लीडर के पास सियोना थी। सियोना ने उस गैंग लीडर की सारी गलतफहमी को दूर कर दिया था। आगे सियोना जुनवो के साथ थी। वो उसे कहती है कि आज तुमने मेरी काफी मदद की है तो मैं तुम्हें मील ट्रीट दूंगी। वो कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। वो वहाँ से चला जाता है। आगे सियोना यही बात इंसियोप से कहती है कि मैं तुम्हें मील ट्रीट दूंगी, तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं। साथ ही साथ में वो ये भी पूछ लेता है कि क्या हम डेट पर जा सकते हैं। सियोना की एक टेनेंट अपनी बेटी सुना से बातें कर रही थी। उसकी बेटी ने खुद को कमरे में लॉक कर दिया था। वो कभी भी इस कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, तो इसीलिए वो आंटी उसके कमरे के बाहर ही उसका खाना छोड़कर चली जाती है। जब वो आंटी बाहर निकलती है तो सियोना उसे कहती है कि आपने पिछले 2 महीने का मेंटेनेंस नहीं दिया है। तो वो आंटी कहती है कि मैंने तो दे दिया है। सियोना कहती है कि आप क्या मजाक कर रही है, आपने पिछली बार भी ऐसा ही किया था। वो आंटी तो बहाने मारने लगती है कि मैं यहाँ पर सफाई कर दूंगी तो मुझे फीस नहीं भरनी पड़ेगी। सियोना कहती है कि ये सब छोड़ो, आप अगली बार से ऐसा मत करना। तभी ही वहाँ पर इंसियोप तैयार होकर आता है। वो आंटी उन दोनों को देखकर कहती है कि क्या तुम दोनों डेट पर जाने वाले हो। तो सियोना कहती है कि आचुमा आप पीना। लेकिन अगले ही सीन में वो दोनों अपनी मूवी डेट पर गए थे।
इंस्योप देखता है कि बाकी सारे कपल्स लवी डवी हो रहे हैं, लेकिन सियोना का ध्यान तो सिर्फ मूवी देखने में और पॉपकॉर्न्स खाने में है। जब वो दोनों लंच के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पर भी सियोना सिर्फ खाना ही खा रही थी। इंस्योप उसे पूछता है कि क्या हम दोनों सच में डेट पर आए हैं, तो वो कहती है कि ये डेट नहीं है तो और क्या है। रात में इंस्योप जब उसे घर छोड़ने के लिए आता है तो वो आखिर में उसे पूछ ही लेता है कि क्या तुम उस बेसमेंट को पसंद करती हो। वो जुनवू को याद करते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं उसे पसंद नहीं करती। इंस्योप कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम उसे पसंद करती हो। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। यहाँ जुनवू काम करते हुए सियोना को याद कर रहा था एंड उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इसका मतलब कि वो भी सियोना को पसंद करने लगा है। फिर जुनवू घर के लिए निकल जाता है। वो देखता है कि बस में कोई उसे घूर रहा है एंड ये आंटी तो वहीं सियोना की टेनेंट है। जुनवू जब अपने घर पहुंच जाता है तो वो आंटी भी उसके पीछे पीछे ही आ रही थी। तो जुनवू उसे पूछ लेता है कि आप कब तक मुझे फॉलो करने वाली है। वो आंटी उसे कहती है कि तुम तो बेसमेंट हो ना, मैं इसी बिल्डिंग में रहती हूँ, लेकिन तुम इतने अच्छे कैसे दिख सकते हो, ऊपर से तुम काम भी अच्छा करते हो। ये सुनकर जुनवू कहता है कि अगर आपको कुछ काम नहीं है तो मैं अपने घर के अंदर जाना चाहता हूँ। तो वो आंटी कहती है कि माफ करना, मेरे मुंह से तो बस ऐसी ही नॉनसेंस बातें निकल गई। अगले सीन में वो आंटी जुनवू को खाना देने के लिए गई थी। यहाँ पर उस आंटी को जुनवू काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। जब वो अपने घर वापस आती है तो वो अपनी बेटी से जुनवू के बारे में बातें कर रही थी कि वो लड़का सिर्फ हैंडसम ही नहीं लेकिन बहुत ही अच्छा इंसान है। अगर तुम्हारी शादी उससे हुई तो तुम्हारे लिए तो यहीं पर ही स्वर्ग है। लेकिन उसकी बेटी उसकी किसी भी बातों का जवाब नहीं देती। तभी ही सुना के दो फ्रेंड उसे मिलने के लिए आते हैं। वो लोग कहते हैं कि जब तुमने हमें वो वाली बात बताई तो हमने तुम पर यकीन नहीं किया, इस वजह से प्लीज हमें माफ कर देना। प्रोफेसर का भंडा अब फूट गया है। सुना उन दोनों की बातों को सुनकर अपने कान बंद कर देती है एंड रोने लगती है। तो वो आंटी कहती है कि प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। वो दोनों दोस्त कहते हैं कि कितने साल हो गए, सुना को अब नॉर्मल होना चाहिए और यही एक सही रास्ता है। सुना को सबके सामने आकर प्रोफेसर के बारे में बताना चाहिए। तो आंटी कहती है कि तुम लोगों को अब ये सारी बातें क्यों याद आ रही है। जब मेरी बेटी ट्रॉमा से गुजर रही थी, उसके साथ वो सब कुछ हुआ, तब तुम दोनों कहाँ थे, तब तुम्हारी दोस्ती कहाँ गई थी। जब उसके साथ वो सब कुछ हो रहा था तब एक फ्रेंड होने के नाते तुम्हें उस पर यकीन करना चाहिए था, लेकिन उल्टा तुम लोग तो र्यूमर्स फैला रहे थे। अब बात करने को कुछ बचा ही नहीं है, तो निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो दोनों ही लोग वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद आंटी थोड़ी टूट सी जाती है। वो सुना से कहती है कि अब तो बाहर निकल जाओ, कितने साल हो गए हैं, अब तो मैं भी थक गई हूँ, प्लीज बाहर निकल जाओ। लेकिन उसकी बेटी सुना बाहर नहीं निकलती। तभी ही जुनवू उसके बर्तन लौटाने के लिए वहाँ आ रहा था एंड वो आंटी को इस तरह से रोते हुए देख लेता है। फिर एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सुना एक आर्ट की स्टूडेंट थी। उसका जो प्रोफेसर था वो उसे लेक्चर के दौरान गलत जगहों पर टच करता था। एक दिन सुना को उसने अपने ऑफिस में बुलाया एंड जब वो बाहर निकली तो उसकी हालत कुछ ऐसी थी। अगले दिन जब वो स्कूल आई तो सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, उसकी फ्रेंड भी, क्योंकि रूमर फैला था कि प्रोफेसर और सुना दोनों के बीच में रिलेशन है। सुना अपनी बॉडी का यूज करती है, इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिलती है। सुना ये बात सबको एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया, उसकी माँ ने भी नहीं, इसलिए उसने खुद को कमरे में लॉक कर लिया। यहाँ पर वो आंटी जुनफू को बातें बताते हुए कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, अगर मैं अपनी बेटी पर यकीन कर लेती तो आज उसकी हालत ऐसी नहीं होती। जुनफू कहता है कि आपको उससे माफी मांगनी चाहिए, क्या पता वो आपकी माफी का ही इंतजार कर रही हो, क्योंकि कोई उस पर यकीन ना करता तो वो चल जाता, लेकिन आप तो उसकी माँ हो, आपको तो उस पर यकीन करना ही चाहिए था। अब यहाँ आंटी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो वो तुरंत जाकर सुना से माफी मांगती है एंड अपने दिल की सारी बातें उसे बता देती है। सुना भी उसकी बातों को सुनकर थोड़ी इमोशनल हो गई थी एंड अगले दिन वो बाहर निकल जाती है। ये देखकर आंटी काफी ज्यादा खुश हो जाती है एंड सुना को लेकर बाहर जाती है। वो उसे दिखाती है कि देखो प्रोफेसर का सारा काला चिट्ठा अब सबके सामने खुल गया है। एक ग्रीम रीपर को म्यूंगजुन पर शक हो गया था, तो वो उसे कहता है कि तुम जो ये कर रहे हो वो सब कुछ इलीगल है, अगर गॉड को पता चल गया तो क्या होगा। वो ग्रीम रीपर अपने टीम लीडर को ही गॉड कह रहा था। अगले सीन में गॉड को ये सारी बातें पता लग गई थी
वो म्यूंगजुन को डांटता है एंड दूसरी रीपर से कहता है कि जल्दी से उस टाइम स्टॉपर को पकड़ कर लाओ। मतलब कि कॉर्ड चुनफू को पकड़ने की बात कर रहा था। यहाँ पर सियोना सच थच के बार में काम करने के लिए आती है तो बार के ऑनर उसे कहती है कि ये स्टाइल तुम्हारा तो नहीं है, बताओ कि कौन है वो लड़का, कहीं वो बेसमेंट तो नहीं ना। तो सियोना कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो बार ऑनर कहती है कि तुम हर वक्त उसके बारे में बात करती हो तो ये जानना तो काफी आसान है। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बार ऑनर कहती है कि इट्स ओके, तुमने अपने कर्जे के सारे पैसे चुका दिए हैं तो अब तुम्हारा हक बनता है, तुम जितना चाहे उतना प्यार कर सकती हो। जब सियोना घर वापस आती है तो कांग उसके घर के सामने खड़ा था। वो कहता है कि तुमने मुझे जो सारे पैसे दिए वो तो सारे गायब हो गए, अब मुझे मेरे पैसे चाहिए एंड जब तक तुम मुझे मेरे पैसे नहीं लौटा देती तब तक मैं तुम्हारी बिल्डिंग को छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। सियोना उसे कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन ये कांग तो अपना सारा बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ आ गया था। सियोना तंग आकर उसे गाली देती है कि कुत्ते की पोटी जैसे इंसान यहाँ से निकल। लेकिन ये बंदा तो गाली खाने के बाद भी जाने का नाम नहीं ले रहा था एंड बस अपने पैसे ही कर रहा था। तभी ही वहाँ पर वनहो आता है। अब वनहो से तो कांग की फटती थी, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से कल्टी मार लेता है। अगले सीन में सियोना और बाकी सारे टेनेंट एक ऑर्फन हाउस में फ्री की सर्विस देने के लिए गए थे। आंटी देखती है कि उसकी बेटी सुना कुछ अनाथ बच्चों को ड्राइंग सिखा रही है एंड इसमें वो काफी खुश नजर आ रही थी तो आंटी सुना को देखकर खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सियोना कपड़े सुखा रही थी तो चुनवो आकर उसकी मदद करता है। अब यहाँ पर तो एक अच्छा खासा रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है, बैकग्राउंड से म्यूजिक भी बज रहा था। अगले सीन में सियोना चुनवो को बताती है कि उसे ये सारे पार्ट टाइम जॉब्स नहीं करने हैं क्योंकि उसका सपना है कि वो एक राइटर बने। चुनवो उसे भरोसा दिलाता है कि तुम जरूर एक दिन बहुत बड़ी राइटर बनोगी। उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए इन भी देख लेता है। अगले सीन में वो चुनवो के पास जाकर उसे गेम खेलने के लिए चैलेंज करता है। चुनवो इस गेम में हारने वाला था तो वो टाइम को स्टॉप करके चीटिंग करने वाला था, लेकिन सियोना उसे ऐसा नहीं करने देती एंड चुनवो इस गेम में हार जाता है। जीतने पर इंसियोप तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था एंड सियोना चुनवो को चिढ़ा रही थी। तभी ही चुनवो का ध्यान दो भाई बहन पर जाता है। वो लड़की गूंगी थी इसलिए वो साइन लैंग्वेज में अपने भाई से पूछती है कि बताओ तुम्हें किसने मारा, तुम्हारा हाल ये किसने किया। वो लड़का उसकी साइन लैंग्वेज को समझ रहा था इसलिए वो तंग आकर खाना अधूरा छोड़कर वहाँ से चला जाता है। चुनवो को उन दोनों को देखकर अजीब लगता है। अगले सीन में वो दोनों भाई बहन अकेले थे। फिर से वो लड़की साइन लैंग्वेज में उसे कुछ पूछ रही थी, लेकिन जब लड़का जवाब नहीं देता तो वो लड़की अपनी पावर का यूज करती है। वो माइंड के जरिए उससे पूछती है कि बताओ स्कूल में तुम्हें कौन बुली कर रहा है, लेकिन वो लड़का तो फिर भी उसे कोई भी जवाब नहीं देता। अगले दिन उस लड़के को कुछ लड़के स्कूल में बुली कर रहे थे क्योंकि वो अनाथ था। दूसरी तरफ सेम सिचुएशन उसकी बहन की भी थी। कुछ बुली गैंग आकर उसे मार रही थी। अब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन वो बुली गैंग ये कहती है कि हम तुम्हारे भाई को भी नहीं छोड़ेंगे, हम उसे भी मारेंगे। तो ये सुनकर उस गूंगी लड़की को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी पावर का यूज करती है। वो अपने मन से उन लोगों को मैसेज पहुंचाती है कि अगर मेरे भाई को टच भी किया तो अंजाम तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। ये सारी बुली गैंग तो डर जाती है कि ये आवाज आ कहां से रही है। वो गूंगी लड़की कुछ लड़कियों को हिप्नोटाइज कर देती है एंड अपनी ही फ्रेंड पर वार करने को कहती है। तभी ही वहाँ पर चुनवो आता है एंड टाइम को स्टॉप करके उस गूंगी लड़की को उस जगह से लेकर चला जाता है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब चुनवो ने उस लड़की को पहली बार देखा था तब ही उसने पहचान लिया था कि इसके पास भी सुपर पावर है। अगले दिन ये बुली गैंग फिर से किसी दूसरी लड़की को परेशान कर रही थी तो जब सियोना आकर उन लोगों को रोकने की ट्राई करती है तो ये लोग कहती है कि इस लड़की को हम बाद में देख लेंगे, पहले इसका काम तमाम कर देते हैं। सियोना की तो आज अच्छी खासी बैंड ही बच जाती, लेकिन तभी ही सियोना की मदद करने के लिए बार की ऑनर आ जाती है। वो लड़कियां कहती है कि ये लोग तो सिर्फ दो है, वो भला हमारा क्या बिगाड़ पाएगी। लेकिन अगले ही सीन में बार की ऑनर इन लोगों को अच्छा खासा सबक सिखा रही होती है। कंपनी की डायरेक्टर कांग को किडनैप करके उसे काफी ज्यादा टॉर्चर करती है एंड कहती है कि मैंने तुम्हें बिल्डिंग खाली करवाने का काम दिया था, अब मैं तुम्हें एक दूसरा चांस दे रही हूँ।
इसमें कम हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ सियोना देख रही थी कि उसने अपने सारे कर्जे के पैसे भर दिए हैं एंड अब वो फ्री है। वो जुनू से कहती है कि मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी काफी मदद की है। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन इस बार हम किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे। उसके बाद जुनवो अपने घर चला जाता है। जब वो सो रहा था तो फिर से उसे सियोना का सपना आता है। वो उस सपने से उठकर उस ब्रेसलेट को देखने लगता है। अगले सीन में वो अपने पुराने लैंड ओनर के पास था। वो उसे कहता है कि ये ब्रेसलेट चमक रहा था। तो वो अंकल कहते हैं कि तुमने ये कहा कि ये चमक रहा था, क्या इसके अंदर किसी ने लाइट फिट कर दी है? फिर वो उसे एक न्यूज़पेपर दिखाते हुए कहते हैं कि ये ब्रेसलेट भले ही मामूली हो लेकिन ये उतना ही ज्यादा पुराना है। इसके अलावा इसमें कुछ खास बात नहीं है। यहाँ पर सियोना घर में बैठी बैठी अपनी स्टोरी लिख रही थी क्योंकि उसे राइटर शो बनना है एंड वो ऐसे ही स्टोरी लिखते लिखते जुनवो के बारे में कुछ ऐसा सोचने लगती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो सामने जुनवो खड़ा था। वो उसे कहती है कि तुमने देख लिया? तो वो कहता है कि हाँ, सब कुछ शुरुआत से। सियोना काफी एम्बैरेस फील करती है। जुनवो उसे कहता है कि मैं काम की वजह से कहीं बाहर जाने वाला हूँ। वो सोचती है कि ये बेसमेंट जाने से पहले ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहा है, कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करता ना। लेकिन जुनवो तो उसका ये भ्रम एक ही सेकंड में ये कह के तोड़ देता है कि तुम मेरे जाने के बाद उन दो भाई बहन का ध्यान रखना। सियोना कहती है कि हाँ, रख लूंगी। उसके जाने के बाद कहती है कि ये कितना पत्थर दिल इंसान है। आगे जुनवो के दूसरे सिटी में जाने के बाद कांग सियोना के पास आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे डैड ने मेरे पास से 7 साल पहले एक और लोन लिया था एंड इस वाले लोन में तुमने मुझे 1 रुपया भी नहीं चुकाया है। जल्दी से मुझे मेरे पैसे वापस करो वरना ये तुम्हारी बिल्डिंग मेरी हो जाएगी। ये सुनकर सियोना काफी शॉक हो जाती है। वो दोनों भाई बहन सियोना को मिलने के लिए बुलाते हैं लेकिन सियोना इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो नहीं चाहती। ये दोनों भाई बहन उस जगह से बस निकलने ही वाले थे कि तभी ही वहाँ पर फीमेल रीपर आकर उस लड़की को पकड़ लेती है। अगले सीन में वो लड़की गॉड के पास थी। गॉड उसे कहते हैं कि तुम्हारे जैसे लोगों को पकड़कर हम पृथ्वी में बैलेंस बनाए रखते हैं। मैंने तुम्हें यहाँ पर इसीलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए काम करो। वो लड़की थोड़ा सोचने के बाद कहती है कि मेरे भाई का क्या होगा। गॉड उसे कहते हैं कि ओए लड़की, तुम मेरे सामने खड़ी हो तो तुम्हें पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए ना कि अपने भाई की। वैसे तुम उसकी चिंता मत करो। अगर तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हो तो मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी को हेवन बना दूंगा। ये सुनकर वो लड़की मान जाती है। गॉड उसे एक चाय पीने को देता है। इस चाय को पीने के बाद वो लड़की अपनी सारी पुरानी यादों को भूल जाती है। पैसे ना मिलने पर कांग कुछ लोगों को लेकर सियोना के घर आता है एंड उसका सामान तोड़फोड़ करने लगता है। सियोना देखती है कि ये कांग उसकी बिल्डिंग के प्रॉपर्टी पेपर्स को ढूंढ रहा है तो वो जल्दी से उन पेपर्स को लेकर किचन में जाकर छुप जाती है। उसके साथ सुना और वो आंटी भी थी। सियोना जल्दी से इंस्योप को कॉल करने लगती है लेकिन तभी ही कांग दरवाजा तोड़कर घर में घुस जाता है। कांग उसे कुछ कर पाता उससे पहले ही इंस्योप वहां आ जाता है एंड उन लोगों को लेकर बाथरूम में चला जाता है। कांग कहता है कि क्या मजाक है, मुझसे बचने के लिए अब ये लोग बाथरूम में जाकर छुपने लगे। लेकिन जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसका मतलब ये है कि इंस्योप के भी पास पावर है। यहाँ इंस्योप इन तीनों को लेकर किसी दूसरी जगह पर आ गया था। कांग एंड बाकी सारे गुंडे शॉक थे कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन तभी ही वहाँ पर इंस्योप आता है। वो उसे बाथरूम में आने को कहता है तो ये लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। इंस्योप इन्हें किसी प्रोस्टिक्यूटर के ऑफिस में लेकर आया था। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में इंस्योप सियोना से कह रहा था कि बचपन से ही मेरे पास ऐसी सुपर पावर है कि मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन बचपन से ही मैंने इस पावर को काफी कम बार ही यूज किया है। सियोना कहती है कि आज तुमने मेरी काफी मदद की है तो इसके लिए थैंक यू। मैं तो यहाँ पर समझ गई हूँ कि तुम्हारे पास सुपर पावर है, लेकिन तुम ये बात उन दोनों को कैसे समझाओगे। इंस्योप कहता है कि मैं कुछ न कुछ तो कर ही लूंगा। डिटेक्टिव कांग और उसकी टीम को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग बस ऐसे ही यहाँ पर आ गए। कांग जब अपने घर जा रहा था तभी ही टाइम स्टॉप होता है एंड जुनवो आकर कांग को किडनैप कर लेता है। यहाँ जुनवो कांग को इतना ज्यादा टॉर्चर करता है कि वो डर के मारे इस सपने से उठ जाता है। वो सोचता है कि यह सपना था या फिर हकीकत थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
तो वो अपना लॉकर चेक करने के लिए जाता है। उसका लॉकर पूरा खाली था, उसमें 1 रुपया भी नहीं था एंड बस एक नोट लिखा हुआ था कि ये तुम्हारा सपना नहीं है। ये पढ़कर तो भाई कांग को लकवा ही मार जाता है। दूसरी तरफ सियोना अपने घर का सामान समेट रही थी। वो अपने डैड की तस्वीर को देखकर रोने लगती है एंड सोच रही थी कि हमेशा उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी ही वहाँ पर जुनवू आता है एंड उसे कहता है कि तुम चिंता मत करना, अब वो कांग तुम्हारे पास से पैसे मांगने के लिए नहीं आएगा। सियोना उसे कहती है कि क्या तुमने फिर से मेरी मदद कर दी? तो वो कहता है कि तुम्हें राइटर बनना था ना, तो बस इसी बात पर फोकस करो। फिर वो अपने दिल की बात उसे बताते हुए कहता है कि पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल मीनिंगलेस थी, मैं अपनी जिंदगी में अकेला ही था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी काफी ज्यादा बदल गई है। ये सुनकर सियोना जुनवू के चिक पर किस कर देती है। अब यहाँ एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो गई थी, तो जुनवू सियोना से पूछता है कि वो दोनों भाई बहन कैसे हैं। तो सियोना उसे कहती है कि कौन, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? जुनवू अभी के लिए इस बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो तो उस किस की वजह से काफी ज्यादा खुश था एंड वो ऐसे ही खुशी खुशी अपने बेसमेंट में आता है तो उसके सामने गॉड खड़ा था। जुनवू उसे पूछ पाता कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उससे पहले ही गॉड अपना इंट्रो उसे दे देता है। जुनवू को लगता है कि ये बस ऐसे ही मजाक कर रहा है, तो वो टाइम को स्टॉप करता है, लेकिन इसका तो गॉड पर कोई भी असर नहीं होता। तभी ही उसका ध्यान उस ब्रेसलेट पर जाता है। वो उसे देखकर कहते हैं कि अच्छा, तो सारे फसाद की जड़ ये है। इतना कहकर वो जुनवू के घर से वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन जुनवू और सियोना डेट पर जाते हैं। सियोना इस डेट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन जुनवू उसका ध्यान डेट में कम और गॉड की बातों पर ज्यादा था। सियोना भी ये बात नोटिस कर लेती है कि जुनवू कहीं खोया हुआ है एंड उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ इंस्योप इन तीनों को अपनी सुपर पावर के बारे में समझा रहा था। ये तीनों लोग सोचते हैं कि अभी तक जो हमारी मदद करता आ रहा है वो इंस्योप है। ये तीनों तो इंस्योप को अपना हीरो मानने लगते हैं। जुनवू का पुराना लैंड ऑनर गॉड से मिलने के लिए जब जाता है तो गॉड उसे सीनियर कह के बुलाते हैं। वो अंकल कहते हैं कि मैं तो बस यहाँ पर ड्रिंक के लिए आया हूँ। तो गॉड कहते हैं कि मुझे पता है कि आप यहाँ पर उन दोनों और उस ब्रेसलेट की वजह से आए हैं। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सियोना काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि जुनवू ने उसे छोड़ दिया था। तभी ही वहाँ पर इंस्योप आता है। वो उसका चेहरा देखकर कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने डम कर दिया है? वो कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और मुझे परेशान मत करो। इंस्योप कहता है कि इसका मतलब ये है कि सच में उस बेसमेंट ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। सियोना चिल्लाकर उसे कहती है कि तुम यहाँ से जाते हो या फिर मैं तुम्हें मार कर भगाऊं। इतना कहकर वो खुद ही वहाँ से जाने लगती है। उसके सामने जुनवू खड़ा था, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए इंस्योप के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में सियोना ड्रंक थी, लेकिन फिर भी उसे ड्रिंक करनी थी, तो इंस्योप उसे कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा भी नहीं पीनी चाहिए। उन तीनों लोगों को म्यूंगचुन दूर से देख रहा था। वो सोचता है कि गॉड ने उसे कहा था कि अगर तुम उस टाइम स्टॉपर को पकड़ने के लिए जाओ तो तुम्हें पहले उस लड़की को पकड़ना होगा। तभी ही वहाँ पर जुनवू आता है। इंस्योप उसे देखकर कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सियोना जब इंस्योप के साथ जा रही थी तो जुनवू ने देख लिया था कि म्यूंगचुन उन दोनों का पीछा कर रहा है, इसीलिए वो यहाँ पर म्यूंगचुन का पीछा करते करते आ गया। अगले सीन में जुनवू सियोना को लेकर घर जा रहा था। तभी ही रास्ते में उसे म्यूंगचुन मिलता है। म्यूंगचुन जैसे ही जुनवू को पकड़ने की ट्राई करता है, तभी ही वहाँ पर इंस्योप आकर इन दोनों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इंस्योप जुनवू से कह रहा था कि मुझे पता ही था कि एक ना एक दिन ये लोग मुझे पकड़ने के लिए आएंगे ही, इसीलिए मैं अपनी पावर्स का ज्यादा यूज नहीं करता था। जुनवू उसे कहता है कि तुम्हें रिपर्स के बारे में पता है? तो वो कहता है कि हाँ, मेरे डैड उन लोगों की ही वजह से मर गए। यहाँ म्यूंगचुन और बाकी सारे रिपर्स इंस्योप को पकड़ने के लिए उसके घर पर आए थे, लेकिन वहाँ इंस्योप नहीं था। तभी ही म्यूंगचुन की नजर इंस्योप के बचपन वाले फोटो पर जाती है एंड वो उस फोटो को बड़े ध्यान से देखने लगता है। अगले दिन सियोना जब उठती है तो जुनवू उसके बाजू में ही सोया हुआ था।
वो उसे कहती है कि कल पीने की वजह से मैंने काफ़ी हंगामा कर दिया, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। जुनवो कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन कल रात तुम काफ़ी अजीब तरीके से मतलब टेढ़ी मेढ़ी सो रही थी। तभी ही वहाँ पर इंसियोप आकर कहता है कि पता नहीं सुबह सुबह मैंने क्या देख लिया, अब तो मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। अगले सीन में वो लोग किसी रेस्टोरेंट में हैंगओवर सूप पी रहे थे। इंसियोप जुनवो से कहता है कि तुम सियोना का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते। सियोना कहती है कि मुझे ज्यादा पीने की वजह से पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं रेस्ट रूम होकर आई। ये सुनकर ये दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं। तो सियोना कहती है कि क्या अब तुम दोनों मेरे पीछे आने वाले हो? ये दोनों ही कहते हैं कि नहीं। लेकिन सियोना जब वॉशरूम से बाहर निकल रही थी तो उसे रास्ते में म्योंगजुन मिलता है। म्योंगजुन यहाँ पर सियोना को पकड़ने के लिए आया था, लेकिन तभी ही वहाँ पर जुनवो और इंसियोप आकर सियोना की मदद करते हैं। जुनवो तो सियोना को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इंसियोप म्योंगजुन के हाथों लग जाता है। इंसियोप आज म्योंगजुन का चेहरा देख लेता है तो वो उसे फादर कह के बुलाता है। म्योंगजुन फादर शब्द सुनकर शॉक हो जाता है। इंसियोप कहता है कि फादर आप क्या अभी भी जिंदा हो? अगले सीन में इंसियोप म्योंगजुन को लेकर घर जाता है। वो दोनों जो भी बातें कर रहे थे वो गॉड यहीं पर ही बैठकर देख रहे थे। वो कहते हैं कि इस म्योंगजुन को अपनी सारी पुरानी यादें याद कैसे आ गई। सियोना जुनवो पर चिल्लाकर कहती है कि तुम और इंसियोप दोनों ही काफी अजीब बिहेव कर रहे हो, आखिर में मुझे किस बात से खतरा है? ये सुनकर जुनवो उसे सारी बातें बताते हुए कहता है कि तुम्हें मुझसे खतरा है, इसलिए हमें अब अलग हो जाना चाहिए। वो सियोना को छोड़कर वहाँ से जा रहा था तो सियोना उसे रोककर कहती है कि प्लीज मत जाओ। जुनवो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे मिलकर कभी भी रिग्रेट फील हुआ? तो वो कहती है कि कभी भी नहीं। ये सुनकर जुनवो उसे सीधा किस कर लेता है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि इंसियोप की फैमिली की कंडीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी माँ बीमार थी, जिस वजह से म्योंगजुन को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता था। वो जितने भी पैसे कमाता था वो सारे के सारे हॉस्पिटल बिल में चले जाते थे। वो तो घर का रेंट भी पे नहीं कर पाता था। एक दिन इंसियोप की माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है। उन लोगों के पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे, तो इंसियोप को लगता है कि उसके डैड म्योंगजुन वो किसी काम के नहीं है, इसलिए वो अपने अंकल के पास जाता है। उसका अंकल बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। उसे पता था कि म्योंगजुन और इंसियोप दोनों के ही पास सुपर पावर है। वो इंसियोप की मदद से बहुत बड़ी चोरी करना चाहता था। यहाँ म्योंगजुन को जब पता लगता है कि इंसियोप यहाँ पर नहीं है तो वो उसे ढूंढने के लिए अपनी सुपर पावर का यूज करता है एंड उसे अपनी पावर यूज करते हुए जुनवो देख लेता है। जुनवो ने जिस तरह के कपड़े पहने थे तो उससे हमें पता लगता है कि जुनवो एक रीपर है। प्रेजेंट टाइम में जुनवो सियोना को लेकर अपने पुराने लैंड ओनर के पास आता है एंड सीधा उसे पूछता है कि मैं कौन हूँ और इस ब्रेसलेट का आखिर में चक्कर क्या है। यहाँ पर फिर से हम एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं। जब जुनवो रीपर हुआ करता था तब ये अंकल गॉड थे और इसी अंकल के नीचे जुनवो काम करता था। वो उस अंकल से कहता है कि मैं म्योंगजुन को पकड़ने जा रहा हूँ। यहाँ इंसियोप वो अपने अंकल की चोरी करने में मदद कर रहा था। जब ये सभी लोग म्यूजियम से चोरी करके वापस आते हैं तो उस अंकल के फ्रेंड को इंसियोप काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। वो लोग कहते हैं कि इस बच्चे के पास तो अच्छी खासी एबिलिटी है, ये हमारी काफ़ी चोरी करने में मदद करेगी, इसलिए हम लोग इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन इंसियोप के अंकल इतने ज़्यादा बुरे इंसान भी नहीं थे। वो इंसियोप को इन गुंडों के हवाले नहीं करते, तो ये लोग उस पर हमला करने जा रहे थे। तभी ही वहाँ पर म्योंगजुन आ जाता है। वो इंसियोप को इन गुंडों से बचा लेता है, लेकिन तभी ही जुनवो उसे पकड़ने के लिए आता है। प्रेजेंट टाइम में इंसियोप जुनवो को पुरानी बातें याद दिलाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन म्योंगजुन को कुछ भी याद नहीं आता। बस उसकी जो यादें थी वो सारी ब्लर थी। तभी ही वहाँ पर फीमेल रेपर कुछ लोगों को लेकर इंसियोप को पकड़ने के लिए आती है। तो म्योंगजुन इंसियोप से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। उसके जाने के बाद म्योंगजुन इन सारे लोगों से फाइट करता है और इस बात की सजा उसे मिलती है। अगले सीन में वो गॉड के पास था। वो उसे काफी गुस्से में पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो म्योंगजुन कहता है कि पहले आप बताइए कि आपने मेरी मेमोरीज क्यों छीन ली। अगर आप मेरी मेमोरीज वापस लौटा देते हैं तो आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। इस पर गॉड कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज लौटा दी तो क्या तुम अपने ही बेटे को डिस्ट्रॉय कर पाओगे? क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया से गायब हो जाए? यही रीजन है कि मैं रीपर बनने के टाइम पर ह्यूमन की सारी मेमोरीज को मिटा देता हूँ। यहाँ पर फिर से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं।
चुनवू म्योंगजुन को जैसे ही पकड़ने वाला था तो बीच में इंस्योप आ जाता है। उसके हाथ में वही वाला ब्रेसलेट था। वो चुनवू को उसे देते हुए कहता है कि प्लीज मेरे डैड को जाने दो, आगे से मैं कभी चोरियां नहीं करूंगा। जैसे ही चुनवू की नजर उस ब्रेसलेट पर जाती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो म्योंगजुन को वहीं पर ही खत्म कर देता है। वो उसे मारकर इंस्योप को भी मारने वाला था, लेकिन तभी ही वो अंकल आकर उसे रोक लेते हैं। वेल ये सारी बातें अंकल चुनवू को बता रहे थे। चुनवू उसे कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इस पर अंकल कहते हैं कि मैं चाहता था कि तुम दोनों मिलो और तुम दोनों साथ रहो। इस ब्रेसलेट के जरिए ही तुम दोनों हर जन्म में मिलते हो। दूसरी तरफ म्योंगजुन गॉड से कह रहा था कि आप मुझे मेरी मेमोरीज लौटा दे, तो गॉड कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें मजाक लगता हूँ। तो म्योंगजुन कहता है कि आपसे मेरी यही लास्ट रिक्वेस्ट है, तो गॉड इसके लिए मान जाता है। साथ ही साथ में वो ये भी कहता है कि इसके बदले में तुम्हें इंस्योप को इस दुनिया से वैनिश करना होगा। इतना कहकर वो उसे एक चाय पीने को देता है। अगले सीन में वो इंस्योप के पास जाता है। इंस्योप इस बार म्योंगजुन को देखकर समझ जाता है कि उसे अपनी सारी पुरानी बातें याद आ गई है। वो दोनों बाप बेटे यहाँ पर गले मिलते हैं। इंस्योप रोते हुए कहता है कि आप यहाँ पर मुझे ले जाने के लिए आए हैं ना। तो ये सुनकर म्योंगजुन इंस्योप को लेकर कहीं चला जाता है एंड उसके बाद उसकी सारी पावर उससे छीनकर अपने में ले लेता है। जब फीमेल रीपर इंस्योप को पकड़ने के लिए आती है तो म्योंगजुन इंस्योप से कहता है कि यही मेरा लास्ट गिफ्ट था। इतना कहकर वो फीमेल रीपर से फाइट करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो ज्यादा उनसे लड़ नहीं पाता। उसकी बॉडी एकदम से वैनिश हो जाती है। गॉड दूर से ही ये सारा नजारा बैठे बैठे देख रहे थे। वो कहते हैं कि अच्छा तो इसकी लास्ट रिक्वेस्ट ये थी। जब म्योंगजुन गॉड के पास आता है तो गॉड उसे कहते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी इतनी ज्यादा पावर को झेल नहीं पाती, इसलिए तुम्हारी मौत वहाँ पर हो गई। मैं जो भी करने को तुम्हें कहता हूँ वो तुम्हारे भले के लिए ही होता है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मानो मैंने जैसे कुछ गलत कर दिया हो। फिर म्योंगजुन वहाँ से चला जाता है एंड इस बार म्योंगजुन हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से गायब होने वाला था। म्योंगजुन के जाने के बाद फीमेल रीपर वहाँ आती है एंड गॉड से पूछती है कि आपने हमारी मेमोरीज छीन ली ताकि आप अपने फायदे के लिए हमारा यूज कर सके। इस पर गॉड कहते हैं कि अब तुम भी म्योंगजुन की तरह बात करने लगी, लगता है कि तुमने उसी के ही पास से ये सब कुछ सीखा है। फीमेल रीपर गुस्से के साथ कहती है कि हम इंसानों के लिए हमारी मेमोरीज ट्रेजर जैसी होती है, तो आपने हमसे वही छीन ली। गॉड कहते हैं कि अगर किसी इंसान को सुपर पावर मिलती है तो वो बस अपने फायदे के ही बारे में सोचते हैं, दूसरे इंसानों की उसे बिल्कुल भी पड़ी नहीं होती है, बस अपना ही भला करना चाहते हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो अर्थ पर बैलेंस बना नहीं रहेगा। अगर तुम रीपर्स के पास तुम्हारी मेमोरीज रही तो तुम लोग फीलिंग्स को काम के बीच में लाओगे और ठीक तरह से काम नहीं कर पाओगे। अगर तुम लोग ठीक तरह से काम नहीं करोगे तो अर्थ में बैलेंस नहीं रहेगा और क्राइम बढ़ता ही जाएगा। फीमेल रीपर उसे पूछती है कि फिर उन लोगों के पास इतनी पावर आ कहां से जाती है, तो गॉड कहते हैं कि मैंने पहले भी कहा था कि गॉड परफेक्ट नहीं है और हमारा काम है उनके फैलाए हुए रायते को समेटना। ये सुनकर फीमेल रीपर शांत हो जाती है। गॉड कहते हैं कि अब हमें उस टाइम स्टॉपर को पकड़ने जाना होगा। यहाँ पर उस अंकल ने सियोना और चुनवू दोनों को दूर भगा दिया था, लेकिन रीपर्स उसका पीछा करते करते वहाँ भी पहुँच जाते हैं। गॉड का असिस्टेंट रीपर चुनवू से कहता है कि सीनियर, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए चुपचाप आप हमारे साथ चले। चुनवू को अंकल ने पहले ही बता दिया था कि अगर एक बार कोई इंसान इस दुनिया से वैनिश हो जाता है तो वो कभी भी पुनर्जीवित नहीं हो पाता, इसलिए चुनवू उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता था। फिर हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब चुनवू ग्रीम रीपर हुआ करता था तब वो सियोना को पसंद करता था और हम देखते हैं कि उस ब्रेसलेट की ऑनर और कोई नहीं लेकिन सियोना थी। पिछले जन्म में सियोना के पास टाइम स्टॉप करने की सुपर पावर थी। ये बात पता होते हुए भी चुनवू ने उससे प्यार किया क्योंकि उस ब्रेसलेट की मदद से उन लोगों को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती थी। जब इस अंकल को सियोना के बारे में पता चला तो वो कुछ रीपर्स को उसे पकड़ने के लिए भेजते हैं। चुनवू सियोना को बचाने के लिए आगे बढ़ता है एंड इस चक्कर में वो बहुत सारे रीपर्स को मार डालता है। वो अंकल आकर कहते हैं कि तुम जानते भी हो क्या कि इस लड़की ने अपनी पावर का यूज करके कितना मैस फैलाया है
और तुमने इसे बचाने के लिए अपने ही कलीग्स को मार डाला। जुनवू उस अंकल से कहता है कि चाहे तो आप मुझे मार डालें, लेकिन इस लड़की को जिंदा रखिए, ये आगे से अपनी पावर का कभी भी यूज नहीं करेगी। वो अंकल कहते हैं कि जुनवू तुमने मुझे सच में निराश किया है। इतना कहकर वो सियोना को गायब कर देते हैं। सियोना के गायब होने पर जुनवू गॉड से कहता है कि आप मुझे भी गायब कर दीजिए, क्योंकि मुझे सियोना के बिना जिंदा नहीं रहना है। वो अंकल कहते हैं कि तुम जानती भी हो क्या कि तुमने क्या किया है, तुमने अपने ही रीपर्स को मार डाला और अब तुम इन सारी चीजों से भागना चाहते हो। तुम्हें रीपर वाला काम नहीं करना है और तुम मरने की बात कर रहे हो। जुनवू कहता है कि मैं आपके खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि आप तो गॉड हो, तो फिर आप ही कोई फैसला क्यों नहीं कर देते। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से जिंदा रहूं, तो प्लीज आप मेरी मेमोरीज मिटा दीजिए, क्योंकि मेरी ये मेमोरीज रही तो मैं सच में जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये सुनकर वो अंकल उसे मेमोरीज भुलाने वाली चाय पीने को देते हैं। फ्लैशबैक यहीं पर ही खत्म होता है। अंकल गॉड को ये सारी बातें सुना रहे थे। गॉड उसे पूछते हैं कि फिर सियोना का पुनर्जन्म कैसे हुआ। तो इस पर वो अंकल कहते हैं कि उस ब्रेसलेट की ओनर सियोना है और हर जन्म में जुनवू और सियोना उसी ब्रेसलेट के कारण मिलते हैं। एक बार तो मैंने उस ब्रेसलेट को छुपाने की ट्राई की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उस ब्रेसलेट में पता नहीं कौन सी ऐसी पावर है कि हम गॉड की पावर भी उस ब्रेसलेट के सामने कम पड़ जाती है। और जहाँ तक जुनवू और सियोना की बात है, तो वो दोनों एक दूसरे से किस्मत से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो हर जन्म में एक दूसरे से मिलते हैं। गॉड कहते हैं कि आपने तो किस्मत पर सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मैं जुनवू और सियोना दोनों को ही डिस्ट्रॉय करके रहूंगा। यहाँ रीपर्स सियोना को पकड़ने वाले थे, तो जुनवू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो ब्रेसलेट वहीं पर ही था, तो उस ब्रेसलेट के जरिए जुनवू को अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती है। वो सियोना को बचाने के लिए पहले की ही तरह रीपर्स को मारने लगता है। तभी ही गॉड आकर उसे रोकते हैं एंड वो तो यहाँ पर उसे डिस्ट्रॉय करने ही वाले थे, लेकिन तभी ही वहाँ पर अंकल आ जाते हैं। गॉड कहते हैं कि आप हर बार आकर मुझे रोक क्यों देते हैं, आप मेरे सीनियर हैं, इसलिए मैं आपकी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे काम में टांग अड़ाए। तो वो अंकल कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम सब कुछ किस्मत पर छोड़ दो, लेकिन तुम मेरी बात को समझते नहीं। वेल यहाँ पर जुनवू और सियोना दोनों ही इस अंकल की मदद से बच जाते हैं। गॉड के वहाँ से जाने के बाद अंकल जुनवू से कहते हैं कि अब तो तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज वापस मिल गई ना। जुनवू सियोना को गले लगा लेता है। फिर वो अंकल से कहता है कि हमारी मदद करने के लिए थैंक्स। अंकल उस ब्रेसलेट की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इस ब्रेसलेट के अंदर तुम दोनों की मेमोरीज है, तो इस ब्रेसलेट को मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तभी ही वहाँ पर इंसियोप और बाकी सभी लोग आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि अच्छा तो ये गॉड है। सियोना उसे पूछती है कि क्या गॉड वापस आने वाले हैं, तो अंकल कहते हैं कि अभी के लिए तो नहीं, फिलहाल वो किसी सोच में डूबा होगा, फिर कोई फैसला लेगा एंड उसके बाद आएगा। आंटी कहती है कि अच्छा तो तुम गॉड हो। जुनवू कहता है कि नहीं, ये गॉड थे, अब नहीं है। तो आंटी कहती है कि अच्छा तो तुम रिटायर हो गए हो, क्या अब तुम्हें पेंशन मिलता है। ये सुनकर सभी लोग चुप हो जाते हैं। आंटी कहती है कि मैंने सुना है कि हमारी लैंड ऑनर और इस बेसमेंट के पीछे कुछ लोग पड़े थे। अच्छा है कि आपने इनकी मदद की, ये लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं। जुनवू ने हमारी काफी बार मदद की है। ये सुनकर वो अंकल कहते हैं कि इन्हें तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये लोग तो काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। उसके बाद सियोना जब उस ब्रेसलेट को टच करती है तो उसे अपनी पास्ट लाइफ दिखाई देती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि पास्ट लाइफ में सियोना का खुद का ये फैसला था कि वो इस दुनिया से गायब हो जाए। अगर वो जिंदा रही तो वो जुनवू के लिए मुसीबत खड़ी करती रहेगी एंड वो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने खुद अंकल से ये कहा था कि वो उसे वैनिश कर दे। जैसे ही सियोना अपनी आंखें खुलती है तो जुनवू उसे कहता है कि वेलकम बैक सियोना। वो दोनों ज्यादा कुछ बात कर पाते उससे पहले ही वहाँ पर अंकल आ जाते हैं। अंकल जुनवू से कहते हैं कि मुझे सियोना से अकेले में कुछ बात करनी है। ये सुनकर जुनवू वहाँ से चला जाता है। सियोना कहती है कि थैंक्स मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, अगर मैं बीच में नहीं आती तो आज जुनवू की जिंदगी अच्छे से बीत रही होती। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। उस टाइम पर भी मैंने आपसे एक फेवर मांगा था एंड आज भी मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में अंकल वहाँ से जा रहे थे, तभी ही वहाँ पर गॉड आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा एंड मुझे ये लगा कि ये दोनों इस दुनिया के लिए खतरा है।
मुझे इसे डिसअपियर करना ही होगा। अंकल कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना, फिर भी तुम नहीं समझे। गॉड कहते हैं कि मुझे इन दोनों को रूल्स के अकॉर्डिंग खत्म करना ही होगा। जैसे ही वो जुनवू और सियोना के पास जाने लगता है तो ये सभी टेनेंट उसके सामने आ जाते हैं। गॉड कहते हैं कि मैं गॉड हूँ, तो आंटी कहती है कि तुम गॉड हो, तो इसमें मैं क्या करूँ। जब हम दोनों माँ बेटी बस मरने ही वाली थी तब जुनवू ने आकर हमें बचाया। वनहो कहता है कि हाँ, इसने तो ठीक कहा, मैं भी गैंगस्टर के हाथों बस मरने ही वाला था, लेकिन सही टाइम पर जुनवू ने आकर हमें बचा लिया। ये हमारे सेवियर है, तो तुम इन लोगों को नहीं मार सकते। आंटी कहती है कि इस दुनिया में कितने सारे इनोसेंट लोग गलती ना होने के बावजूद भी मारे जाते हैं। ये दोनों तो काफी अच्छे इंसान हैं, फिर तुम इनके पीछे क्यों पड़े हो, जाके बुरे इंसानों को पकड़ो। सियोना देखती है कि आंटी तो गॉड के साथ झगड़ा ही करने लगी है, इसलिए वो उस ब्रेसलेट की मदद से जुनवू की सारी पावर अपने अंदर ले लेती है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सियोना ने शायद अंकल के पास से यही वाला फेवर मांगा होगा। वो गॉड के पास जाती है एंड टाइम को स्टॉप कर देती है। वो गॉड से कहती है कि अब मेरे पास ये सुपर पावर है, तो आप सिर्फ मुझे ले जाइए और इन लोगों को जाने दीजिए। गॉड उसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो सियोना सोचती है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन वो गॉड से कहती है कि मैं ये करना चाहती हूँ, मेरे जाने पर सभी लोग खुश रहेंगे। ये सुनकर गॉड उसे गायब कर देते हैं। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद जब ये लोग नॉर्मल होते हैं तो इनको सियोना याद नहीं थी। ये सभी लोग कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हमें कहानी कुछ दिनों के बाद की दिखाई जाती है। इंसियोप की बॉस उस पर लाइन मार रही थी, लेकिन इंसियोप उसे कोई भाव ही नहीं देता। वनहो सुना का ध्यान अपनी बेटी की तरह रख रहा था एंड उस आंटी के साथ भी काफी ज्यादा घुल मिल गया था, और सुना ने तो आर्ट्स कॉलेज को भी ज्वाइन कर लिया था। फिर हम जुनवू को देखते हैं, उसे एक राइटर बनना था, इसलिए वो अपनी स्टोरी लिख रहा था। दूसरी तरफ सियोना वो एक रीपर बन गई थी एंड किसी सुपर पावर वाले इंसान को पकड़ने गई थी। गॉड उस पर दूर से ही नजर रखे हुए थे। वो कहते हैं कि ये लड़की तो जरा सी भी नहीं बदली, मुझे तो कहीं बार ऐसा लगता है कि कहीं मैंने इसकी मेमोरी मिटाते टाइम कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी ना। फिर इंसियोप हमसे कहता है कि जिस इंसान को सियोना याद रहनी चाहिए थी उसे सियोना बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। डैड ने तो मेरी सुपर पावर मुझसे सारी छीन ली थी, लेकिन फिर भी मुझे ये सब कुछ याद रहता आ रहा है। अभी भी मुझे मेरे डैड याद है और सियोना भी याद है। वो जुनवू के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है, फिर भी तुम राइटर क्यों बनना चाहते हो। तो जुनवू कहता है कि बस मैं ये करना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा टाइम को स्टॉप करने वाली अपनी पावर को यूज कर रहा था। सियोना को जैसे ही उसके बारे में पता लगता है तो वो उस छोटे बच्चे को पकड़ने के लिए भागती है। जुनवू वैसे तो सब कुछ भूल गया था, लेकिन उसे वो ब्रेसलेट अभी भी याद था एंड वो अभी भी उस ब्रेसलेट को ढूंढ रहा था। कुछ लोग उस ब्रेसलेट को लेकर जुनवू के पास आते हैं। जुनवू जब उसे ध्यान से देख रहा था तभी ही वहाँ से सियोना गुजरती है। उस ब्रेसलेट के पास आते ही सियोना को सब कुछ याद आ जाता है। वो जुनवू की तरफ देखते हुए उसे बेसमेंट कह के बुलाती है, और वो जो छोटा बच्चा था वो गॉड के हाथों लग जाता है। गॉड जब उसे सीनियर कह के बुलाते हैं तब हमें पता लगता है कि यह छोटा बच्चा तो अंकल है। अंकल ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि वो जुनवू और सियोना को फिर से मिला सके। दूसरी तरफ जुनवू सियोना से कह रहा था कि अभी अभी तुमने टाइम को स्टॉप किया, क्या तुम कोई मैजिक वगैरह जानती हो। नहीं रुको, ये मैजिक नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर सच में कोई सुपर पावर है। सियोना ये सुनकर स्माइल कर देती है, क्योंकि जब उसे पहली बार पता लगा था कि जुनवू के पास पावर है तब उसने भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन दिया था। गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जुनवू अभी भी एक नॉर्मल इंसान ही है, लेकिन फिर भी टाइम स्टॉप होने का उस पर कोई भी असर नहीं होता। जुनवू सियोना से कहता है कि तुम मुझे बेसमेंट कह के क्यों बुला रही हो, तुम्हें ये बात कहाँ से पता चली कि मैं बेसमेंट में रहता हूँ। सियोना कहती है कि ये लंबी कहानी है, कि तुम सुनना चाहते हो, तो वो इस पर एक स्माइल कर देता है। और इसी के साथ ये वाला ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मेरा ना आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास भी इंसियोप जैसी पावर होती तो आप दरवाजा खोलकर कहाँ जाना चाहते। मुझे तो दरवाजा खोलकर सीधा जापान जाना है। आप अपनी फेवरेट जगह के बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।